हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी आपके आशीर्वाद से अच्छा हूं और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब पे। बड़े जोरों शोरों के साथ यूपीएसआई की तैयारी चल रही है और जोर शोर होना भी चाहिए क्योंकि मौका है तो मार देना चौका है। हाँ या ना? अब वो समय धीरे धीरे नजदीक आता हुआ है जहां पर तीर सीधे सीधे कहां लगेगा? निशाने पे लगेगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और उसका सिलसिला लगातार चलता रह रहा है, तो आज भी हम यूपीएसआई के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं पेपर में क्या कहा गया है और किस तरीके से क्या है, किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हो, तरीका हमारा प्रश्न तुम्हारा नहीं, यूपीएसआई के आए हुए प्रश्न, ठीक है, और करने का तरीका भी सीखेंगे, किस तरीके से फास्ट कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए सवालों पे आते हैं और देखते हैं सवाल कहा क्या गया। तो चलिए देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है दोस्तों। क्वेश्चंस पढ़ा आइए। पुराने सदस्य को एक नए सदस्य द्वारा प्रस्थापित किए जाने के बाद यह पाया गया कि 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो बदले गए सदस्य और नए सदस्यों की उम्र के बीच का अंतर क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जामों में आते हैं और इसको करने का आज मैं आपको बेहतरीन तरीका सिखाता हूं और प्रोसेस से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके शॉर्टकट तरीके को देखें कि किस तरीके से 1 सेकंड में इन सवालों को बनाया जा सकता है। तो सीधे सीधे आप इस तरीके से लिखेंगे, अंतर बराबर कुल लोगों की संख्या, अंतर बराबर कुल लोगों की संख्या, अंतर बराबर कुल लोगों की संख्या गुने आयु, अंतर बराबर कुल लोगों की संख्या गुने वर्ष कर सकते हैं, गुने आयु कह सकते हैं या फिर वर्ष लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुने कुल लोगों की संख्या गुने वर्ष। तो अब सवालों को देखिए, बनाने का तरीका क्या है। हमें पता है कि 5 लोग थे और एक को छोड़ के जाने के बाद एक ही आया है, यानी यहाँ कितने होंगे? 5 होंगे। और वर्षों की संख्या के बीच अंतर कितने का है? 3 का है, तो गुने 3 वर्ष। ठीक, तो यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला? 15 वर्ष। यानी दोनों के बीच जो वर्षों का अंतर था वो कितने के बराबर था? 15 सालों के बराबर था। एकदम सीधा सीधा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये छोड़कर गया, ये वापस आया, तो इनकी आय में अंतर देखा गया, औसत पहले इतनी थी, इतनी होगी, तो उनके बीच का अंतर कितना? कुछ नहीं, लोग गुने जितना कहा गया अंतर वो कर दीजिए सीधे सीधे, आंसर आपका क्या होगा? निकल जाएगा। अब इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से हम दूसरे तरीके में जा सकते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। मेथड 2 हम मान लेते हैं पुराने सदस्य के जाने से, मान लेते हैं जब पुराना सदस्य गया उसको मान लेते हैं क्या? x1। ठीक, यानी एक पुराना सदस्य गया उसकी आयु मान लेते हैं x1 और एक नए सदस्य के आने से तो इसकी आयु मान लेते हैं x2 वर्ष। ठीक है, यानी जो पुराना सदस्य गया है उसकी आयु मान लेते हैं x1 वर्ष और जो पुराना सदस्य है उसकी आयु हम मान लेते हैं कितनी है? उसकी आयु कितनी है? तो हम मान लेते हैं कितना? x2। और एक काम करते हैं, जो बाकी 4 हैं उनकी औसत आयु मान लेते हैं, उनकी औसत आयु मान लेते हैं कितनी? x वर्ष। ठीक, उनकी औसत आयु मान लेते हैं कितनी? x वर्ष। अब सवालों को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं। तो अब जब एक व्यक्ति x1 ईयर्स का छोड़कर गया है और x2 वर्ष वाला आया है, तो अभी जो कुल आयु होगी कितनी होगी? तो ये 4 लोग, 5 में से 4 लोग पुराने लोग थे, तो यहाँ पे कुल आयु, औसत आयु किनकी मानी? औसत आयु किनकी मानी? उन 4 लोगों के जो कि पहले ग्रुप में थे। ठीक, तो 4x हो गया उन कुल लोगों की आयु प्लस अब जो नया सदस्य हुआ है x2, यानी ये कुल आयु हो गया किसका? जो 4 सदस्य पहले के थे प्लस x2, यानी इतने हुए। ठीक, जो कि कुल आयु जो आ रही है ये किसके बराबर है? तो हमारे सवाल में कहा गया है कि अब यहां से क्या कहा गया है कि यहां देखने को क्या मिला कि अब यहां पर 3 साल पहले इनकी जो आयु थी यानी कितनी? x-3 होगी औसत आयु, क्योंकि 3 करके 4 लोगों की कमेगी तो आज x है, तो 3 साल पहले कितनी रहेगी? सबकी 3 करके 4 लोगों की कमी। और जो आदमी छोड़कर गया था उसकी भी आयु कितनी कमी होगी? तो हम कहेंगे x1 - 3। तो दोनों आपस में यहाँ पे बराबर हो गए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 4x प्लस x2 बराबर 4x - 12 प्लस x1 - 3। तो आप देखेंगे 4x से 4x क्या हो गया?
कट गया। और यहां से अगर हम करते हैं तो x2 बराबर x1 माइनस 15। तो अब अगर हम यहां से x1 माइनस x2 की वैल्यू निकाले तो उनके बीच का जो अंतर आएगा वो कितने के बराबर होगा? तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर 15 साल के बराबर होगा। आप इस तरीके से सवालों को बना सकते हैं, हाँ या ना। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि औसत आयु x थी जो कि यहाँ पर x2 है, और यहाँ से 3 साल पहले की निकाल दिया कि कितनी थी। तो दोनों आपस में क्या कहे गए हैं, उसके बराबर थे, क्योंकि कह दिया गया है कि इट्स सेम, यानी जिस पांचों सदस्य की औसत उतनी ही थी जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि औसत इतनी थी तो 4x प्लस इनको जो जोड़ा, और यहाँ पे अगर सीधे सीधे कर दे तो यहाँ से सवाल बन जाएंगे। तो यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर होते हुए जा रही हैं, किस तरीके से क्या है नहीं है। बढ़ सकते हैं हम आगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि दोनों समान होंगे, समान रूप से बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पर हम सीधे सीधे कर सकते हैं। और मैंने आपको ये शॉर्टकट तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप शॉर्टकट से सवालों को बना सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, कहा गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाजित हो सके। सबसे पहला भैया क्या करना है, सबसे पहले हम 5 अंकों की संख्या निकाल लेते हैं। तो 5 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यानी कितनी होगी? तो हम कहेंगे 9 9 9 9 9। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आती है 9 9 9 9 9 सबसे 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। अब कहा गया विभाजित होने चाहिए इतने 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 से, तो हम क्या करेंगे, लॉसो लेंगे किसका? तो लॉसो लेंगे किसका? तो हम कहेंगे 7 9 11 13 15। तो अब देखिए लॉसो करने का अपने अपने तरीके हैं, मैं एक बार बता दूं। यहाँ पे देखिए 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। इन दोनों का जब हम गुना करते हैं तो 7 11 और 9 का, सॉरी 7 11 और 13 का, तो हमें मिलेगा कितना? यहाँ से 13 गुने 7 91, 91 गुने 11 करेंगे तो मिलेगा 1001 इंटू। अब यहाँ से देखो 9 और 15 का अगर लॉसर ले तो कितना मिलेगा? 9 और 15 का लॉसर ले तो कितना मिलेगा? 45। तो गुने कितना होगा? 45। तो यहाँ से अब अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर कितना आएगा? 45045, यानी हमारा जो लॉस आया वो कितना आया? 45045। अब क्या कहा गया? ऐसी संख्या ज्ञात करिए बड़ी से बड़ी जो इससे क्या हो? विभाजित हो। तो चलो भैया बना लेते हैं 45045 बटे 1 2 3 4 5। 2 बार में ले गए, 2 बार में ले गया तो 90 0 90, यहीं से तो आंसर मिल जा रहा था यार, करना भी नहीं पड़ता, यहीं से तो 90090 यहीं से आंसर हो जा रहा था। फिर भी लिख लिया जाए, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा? 9 यहाँ से कट गया, यानी इतना शेषफल बच रहा है। मैं एकदम प्रोसेस से जा रहा हूं, आप यहां से भी आंसर कर सकते थे कि इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता था। तो यहां से अगर हम करते तो क्या मिला? 99999, यहीं से आंसर आ गया था 90090, इससे बड़ा तो हम ले सकते। माइनस 9909, तो आंसर कितना आ गया? 09009। ठीक, यानी 90090, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। एलसीएम करने का तरीका आपने सीखा, यानी लॉसो किस तरीके से निकाला जाता है। कुछ नहीं, 7 11 13 क्या थे? अभाज्य संख्या थे, तो 7 11 13 का जब हमने लॉसो किया तो 1001, और 9 और 15 का कितना हुआ? 45। तो 1001 इंटू 45 क्या उतना मिल गया। इसी का 2 बार अगर हम गुना कर लेते तो हमें सीधे सीधे आंसर मिल जाता। फिर भी हमने प्रोसेस से जाना, क्योंकि हमें प्रोसेस से भी सीखना जरूरी है, और हमने प्रोसेस से समझा क्या समझा कि किस तरीके से हम सवालों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, फिर वही सवाल, क्या कहा गया है? 8 व्यक्ति एक ग्रुप में हैं, ठीक है। क्या कहा गया है? क्या भार 0.25 क्या कहा गया? 8 व्यक्तियों का भार 2.5 किलो से बढ़ जाता है जब 54 किलो भार वाले व्यक्ति को समूह में एक नए व्यक्ति को द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। तो मैंने आपको एक कहावत पढ़ाई भी और मैंने बताई भी, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से समझिए। इस सब क्वेश्चनों को बनाने का अगर मैं आपको आसान सा सूत्र दे दूं तो क्या है कि नए व्यक्ति का भार बराबर, लिख लीजिए, समझ लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आए। नए व्यक्ति का भार बराबर दिया गया भार बटे प्लस माइनस n इंटू औसत। ठीक, औसत। ठीक, तो अब आप
आप सवालों को यहां से बना सकते हैं, क्या है देख लिया जाए, समझ लिया जाए, इनटू औसत में ऐसे लिख सकते हैं, औसत में वृद्धि या फिर कमी, जो भी दिया, औसत में वृद्धि या फिर कमी। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है कुल लोगों की संख्या। एकदम बेसिक से बनाओ यार, कुछ करने की दरकार ही नहीं, ठीक। यानी अब आप इस तरीके से समझिए, और समझने की चीजें हैं क्या कि दिया गया भार कितना है 54 केजी। अब हमको देखना है कि उस व्यक्ति के आने से क्या हो रही है, उस व्यक्ति के आने से 8 व्यक्ति, मतलब एक गया एक छोड़कर गया, यानी 8 व्यक्ति का भार 2.5 से बढ़ जा रहा है। बढ़ जाने का मतलब किस चीज का चिन्ह? प्लस का चिन्ह, यानी प्लस अगर होगा तो क्या होगा यहाँ पे प्लस। आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने वो गाना सुना है ना, आने से उसके आए बाहर, सुना है ना, वही चीज हम लगाएंगे। क्या कि किसी के आने से, एक व्यक्ति के आने से 0.5 ग्राम क्या हो गया? बढ़ गया, यानी आने से किसी के क्या हो रही है? बाहर आ जा रही है। जैसे आपका बहुत दिन का दोस्त था, चला गया था, बड़े उदास थे, अचानक से वो चला आया तो क्या होती है? बाहर आ जाती है, हम खुशी की लहर में झूम उठते हैं। उसी तरीके से जब उस व्यक्ति के आने से 0.5 ग्राम बढ़ गया तो कम से कम वो उतना तो मेंटेन कर रहा ही है। साथ में 2.5, 1 को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, 4 को दिया, 5 को दिया, 6 को दिया, 7 को दिया, 8, यानी अपने भी रखा, यानी 8 लोगों को और भी अतिरिक्त बांटा है। यानी यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो क्या मिला? 54 केजी प्लस 20 केजी, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा? 74 केजी। इन सब सवालों के लिए प्लीज एक्स वाई जेड मानकर आप अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, यानी उत्तर कितना होगा? 74 केजी। सीखिए, एग्जाम अगर यूपीएसआई का निकालना है तो आपको ढंग से वीडियो देखना होगा, और आज अगर आप चूक गए तो आप एग्जामों से भी चूक सकते हैं। जिन चीजों को आप एक्स मान के बनाते, कहीं एक्स लेने की दरकार ही नहीं है, पेन ही नहीं लगता इस सब क्वेश्चंस में, इन सब क्वेश्चनों में पेन ही नहीं लगता। बस ये शर्त है कि आप सही चीजों को देखें और सही चीजों को सीखें। क्या कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आए तो हम क्या करेंगे? दिया गया भार हो सकता है, आयु हो सकती है, प्लस कब? अगर औसत बढ़ जाए, आने से उसके आए बाहर, यानी किसी के आने से बाहर आती है, यानी प्लस, जाने से उसके जाए बाहर, यानी कोई चला जाता है तो अगर कम जाए तो माइनस, यानी यहाँ पे बढ़ रहा है तो प्लस हुआ और कम जाता तो माइनस होता है। सीधी सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आइए, क्या कहा गया है? 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों को बैठाने की क्षमता के पंक्तियों में बैठाने का तरीका बताइए कितने तरीके से होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले 17 लोगों में से सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले 9 लोगों को चुनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8 और 1 9, यानी कितने हो गए? हमारे पास 9 लोग हो चुके हैं, और 9 लोगों को हमें क्या करना है? ग्रुप में बैठाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 17 लोगों में से हम लोगों को 9 लोगों को चुनना है, और 9 लोगों को चुनने का मतलब ग्रुप बनाना, यानी संयोजन करना, यानी 17 में से हमें 9 लोगों को चुनना है। तो क्या होगा? 17C9, यानी 17 में से हमने 9 लोगों का ग्रुप बना दिया। अब ये जो जितने लोग थे उनमें से हमने 9 लोगों को चुन लिया। अब ये जो 9 लोग हैं ये अपने बीच भी अरेंजमेंट करेंगे, किसी का मन करेगा यहाँ बैठेंगे, किसी का मन करेगा यहाँ बैठेंगे, तो इनटू 9 का फैक्टोरियल हो चुका। अभी भी हमारे पास कितने लोग बाकी हैं? कहा गया और 8 सदस्य। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अब 8 सदस्य हो गए जो बचे हुए हैं, और ये भी अपने बीच में अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं। तो इनटू क्या होगा? 8 का फैक्टोरियल, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 17C9 इंटू 9 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। मैं फिर से समझा दूं, सबसे पहले 17 सदस्यों में से 9 लोगों को ग्रुप में चुनना है, चुन लिया। अब ये जो 9 लोग हैं ये आपस में कहीं भी बैठ सकते हैं, तो इंटू 9 का फैक्टोरियल हो गया। अब जो बचे हुए 8 है वो भी कहीं पर भी जा सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है? या कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे P नहीं होगा दोस्तों, यहाँ C होगा। 17C9 यानी कॉम्बिनेशन इंटू 9 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल, यानी आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहले 17 लोगों में से 9 लोगों को हमने चुन लिया। इन लोगों को चुनने के बाद जब बैठाया गया तो ये अपने बीच भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब जो बचे 8 लोग हैं क्योंकि ग्रुप में मात्र 8 लोग बचे हुए हैं, वो अपने बीच में भी जैसे चाहे वैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है दोस्तों।
एक निश्चित कार्य को करने के लिए पूजा चारों द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लेती है। यानी जो पूजा है, पूजा जो है चारों जितना समय लेती है, चारों जितना समय लेती है उसका 3 गुना समय पूजा लेती है। ठीक है, चलिए। तथा बानु द्वारा लिए गए समय का, यानी बानु द्वारा लिए गए समय का कितना समय लेती है? बानु द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेती है। ठीक, तो एक काम करते हैं ना दोस्तों, मान लेते हैं समय की बात हो रही है, मान लेते हैं कि चारों अगर 2 यूनिट समय लेगी तो इसका 3 गुना समय यानी पूजा 6 यूनिट लेगी समय। ठीक, किसी काम को करने के लिए, और इसका आधा समय बानु लेगी क्योंकि बानु का 2 गुना समय यानी 3। यानी समय अगर ये होगी तो क्षमता कितनी होगी? तो क्षमता कहेंगे सर 1/6 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। और आपको पता है अगर 6, 2, 3 है तो हम क्या करते हैं? लॉसवा ले लेते हैं। किसका? 2, 3 और 6 का, तो कितना मिला? 6 और सबसे गुना कर देंगे तो क्षमता कितनी आ गई? तो हम कहेंगे 1, हम कहेंगे 3 और हम कहेंगे 2। यानी सर क्षमता कितनी हो गई? 1, 2, 3। अब क्या कहा गया है? वो पूरे कार्य को एक साथ 2 घंटे में करते हैं। तो 2 घंटे में तीनों काम करेंगे तो कितना होगा? 1 + 3 + 2, इतना काम 1 घंटे में, तो 2 घंटे में करते हैं। चलो, अब इसी काम को किसको करना है? तो कहा गया है तो बानु द्वारा किए गए कार्य का समय कितना लगेगा? बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया? 6 घंटे। यानी बानु इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगी? तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा कितना? 6 घंटे। कहीं एक्स मत मानने जाइए। आपको मैंने समय कार्य में सवालों को करवाया है कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करना कैसे है? यूनिट लेकर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही है क्या है नहीं है? ध्यान से देखिए किस तरीके से हमने बनाया है। तो बढ़े आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं। आपने पढ़ा भी है समय और क्षमता एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। कहा गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 सेमेस्टर इतना स्कोर किया गया है। तो बताइए बाबा माध्यिका क्या होगी? तो चलिए भैया, माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन संख्याओं को, नंबरों को पहले ढंग से सजा लेना होगा। तो कहां से? छोटे से बड़े क्रम में। आइए, इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है 69। पहले लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे 69। ठीक, इसके बाद छोटा कौन है? 78, 86, 96, 79, 85, 18, 70। इसके बाद छोटा है 73। काट इसलिए देता हूं कि आप समझ पाए। इसके बाद सबसे छोटा कौन है? कौन है? 78। चलिए भैया कट गया। इसके बाद कौन है? 79। चलिए भैया कट गया। इसके बाद कौन है सबसे छोटा? 96, 96, 85 कट गया। फिर कौन है छोटा? 86 कट गया। इसके बाद सबसे छोटा कौन है? तो हम कहेंगे 96, 96 ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। इसके बाद कौन है? 97 और इसके बाद कौन है? 100। ठीक, अब कितने हैं? तो यहाँ पे 6 सेमेस्टर के द्वारा जो है स्कोर किया गया कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, यानी 10। यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। चलिए भैया, और आप जानते हैं कि अगर n की वैल्यू 10 हो गई तो माध्यिका क्या होगी? n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। तो n/2 का मतलब यहाँ पे कौन सा पद होगा? 5वां, जो 10 है, और यहाँ पे कौन सा पद होगा? 6वां। तो 5वां निकाल लिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितना होगा? 85। ठीक, प्लस 86 बटे 2। तो यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 85 + 86 + 2। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख देते हैं 85 + 85 + 1 बटे 2। तो 285 है तो 85 तो आएगा ही, प्लस 0.5 अगर 1 को डिवाइड किया जाए, यानी आंसर कितना होगा? 85.5। ठीक, 85, 86 को यहाँ से इस तरीके से लिखिए, या फिर आप ऐसे भी बना सकते थे यार, इसमें भी कुछ नहीं थी। आप 1 ले लेते और यहाँ पर कितना होता? 171/2। बातें की। अब जैसे बनाना चाहे बना सकते थे। तो भी आंसर कितना आएगा? तो भी आंसर आएगा कितना? 85.5। यानी कितना आंसर होगा? 85.5, यानी ऑप्शन नंबर ए। मुझे ठीक लगा कि यहाँ पे 85, 86 है तो 2 85 को एक साथ ले लूँ तो 8/2 करेंगे तो 85 मिलेगा, और 1 को तोड़ूंगा तो 0.5 यानी 85.5। प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, बातें की है। अब जैसे करना चाहें कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर करेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बिना समय गवाए। आइए, तो देखिए क्या कहा गया है? PQR एक आयत है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? जिसमें PQ जो है, यानी यहाँ से यहाँ PQ जो है वो कहा गया है 2QR के बराबर है।
इसका मतलब ये है कि अगर हम क्यू आर इक्वल टू एक्स मान लें तो ये पूरा कितना होगा 2x होगा। चलिए भैया ठीक है। फिर क्या कहा गया है, t एक ऐसी बिंदु है, तो t यहाँ पर है, ठीक है। t एक ऐसी बिंदु है जिसकी PQ यानी PQ यहाँ से हो गया, PQ से दूरी √3QR है। तो भैया QR की वैल्यू अगर x है तो ये कितना होगा √3x होगा, क्योंकि कहा ही गया है 3QR है, मतलब √3 × x होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि m और n क्रमशः QT यानी QT यहाँ है, ठीक, और QR के मध्य बिंदु है, यानी QR के मध्य बिंदु है, यानी कौन सा n, यानी ये n होगा, यानी ये n होगा। अगर आपसे कहा गया मध्य बिंदु है तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ भी x होगा और यहाँ से यहाँ भी x होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी x होगा, यहाँ से यहाँ भी x होगा, और ये क्या है बराबर है, यानी ये यहाँ पर, ठीक है, यानी इतने के बराबर इतना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमने क्या देखा, फिर क्या कहा गया है, यदि MN क्रम से इतना है तो पूछा क्या गया है कि बताइए QMR ज्ञात कीजिए, यानी QMR ज्ञात करना है, यानी ये, ठीक है भैया। चलो ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम कहेंगे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये जब 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ या ना, जिसमें अगर ये क्या है कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक, ये आपका आधार हो गया और ये आपका यानी बेस, और ये आपका क्या हो गया लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर। तो चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं। तो PT बराबर क्या होगा, तो PT बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम सूत्र जानते हैं, H बराबर √, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब यहां से अगर हम लिखते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा √, क्या क्या मिलेगा दोस्तों, √, आधार का वर्ग यानी x², और यहां से है √3x यानी क्या आएगा √3x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या, तो क्या मिला, तो हम कहेंगे x² + 3x² यानी √4x², यानी हमारा वैल्यू कितना आ गया 2x, ठीक। यानी PT की वैल्यू कितनी हो गई 2x, यानी PT की वैल्यू कितनी हो गई 2x। अगर 2x ये भी है, 2x यहाँ से यहाँ PT की वैल्यू 2x है, और उसी तरीके से हम PQ की भी वैल्यू कह सकते हैं, तो मतलब ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, यानी ये कौन सा ट्रायंगल निकला, इक्विलैटरल ट्रायंगल निकला है। यानी ये कौन सा ट्रायंगल निकला, इक्विलैटरल ट्रायंगल निकला है। यानी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहां पे तीनों ही भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब तीनों ही भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा कितना डिग्री 60, ये पूरा कितना डिग्री 60, और ये पूरा कितना डिग्री 60। तो हमसे क्या मांगा था क्वेश्चन में, QMR, हमसे क्या मांगा था क्वेश्चन में, QMR का कोण कितना होगा, तो ये कितना निकल गया 60, ठीक, ये कितना निकल गया 60, और ये अगर x है और ये भी x है, देखो अब देखो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज MQR में, त्रिभुज MQR में। अब थोड़ा ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, ये 60, ठीक है, ये 60 है, और ये क्या था आयत था, ये 90 डिग्री। यानी अब अगर त्रिभुज इसमें देखें तो अगर हम यहां से निकाले कि कोण MQR का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे सर 60 डिग्री ये वाला, ये पोर्शन, और 90 डिग्री ये वाला, यानी 150। और अगर 150 है तो अब हमें पता है क्या, हमें पता है कि हमारी ये जो भुजा है, कौन सी भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यानी MQ और QR जो है वो दोनों आपस में बराबर हैं, जो कि x के बराबर है। तो अगर दोनों भुजा बराबर होंगी तो हमारा जो बचा हुआ कोण है, एक त्रिभुज में कुल कोण कितने के बराबर होता है, तो एक त्रिभुज में कुल कोण 180, हटाओ इसको, 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें से 150 हो चुका है, तो बचा हुआ कितना है 30, और ये 30 किसमें बटेगा, यानी यहाँ पे बटेगा, पिन चेंज करता हूँ, ये 30 किसमें बटेगा, यहाँ से देखते हैं,
ये 30 किस में बटेगा, यहाँ पर बटेगा और यहाँ पर बटेगा, यानी इन दोनों पे बटने का मतलब क्या है कि दोनों ही भुजा आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा 30 डिग्री बटे 2, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 15 डिग्री। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 15 डिग्री। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। कुछ नहीं था क्वेश्चंस पे, हमने क्या किया, यहाँ x माना तो ये 2x, क्योंकि ये मध्य बिंदु था तो ये इसको क्या करेगा आधा आधा में बांट देगा। अब ये जो त्रिभुज है कौन सा, PNT, कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लंब बराबर वर्गमूल किसकी, आधार का वर्ग प्लस लंब, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और यहाँ कर्ण बराबर निकल गया। तो अब यहाँ से हमें 2x मिल गया और हमें पता है ये भी 2x है। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो प्रतिकोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब प्रतिकोण 60 डिग्री हो गया तो ये 60, ये 90, 150 और ये भुजा बराबर है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगी, यानी कितना डिग्री होगा 15 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर है, पढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। मस्त क्वेश्चन, इसको क्या कहा जा सकता है, मस्त क्वेश्चन होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस आना ही चाहिए। ये यूपीएसआई के लेवल का रियल में अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, जहां पे आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं। और आपने फिर से समझा कि किस तरीके से हमने सवालों को सॉल्व किया, क्या मिला हमें, फिर से कह देता हूं कि देखो यहाँ से यहाँ 2x, यहाँ से यहाँ 2x, यहाँ से यहाँ 2x, यानी ये जो कौन PTQ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कई लोगों को लग रहा है सर इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हिंदी में बताइए, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके सभी के सभी कोण आपस में बराबर हो। तो ये 60, ये 60, ये 60, ठीक। और यहां से हमने देखा था PTN क्या था, समकोण त्रिभुज था, जहां पर 1 डिग्री 90 है। तो आप वहां से करके क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे कि क्या, कर्ण बराबर रूट ओवर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हैं। बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्लियर। चलिए क्या कहा गया, पढ़ लिया जाए। कहा गया एक ठोस समगोलाकार बेलन को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो पहले भैया एक ठोस, पहले ये बना लेते हैं, ये बेलन है, को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर। चलिए भैया यहां से बना लो, ठीक है। तो ये R, यहां से ये भी R, ठीक है। तो कहा गया है ठोस पदार्थ की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलो भैया, तो इसको हम मान लेते हैं h वृद्धि हुई है, तो इसको हम मान लेते हैं बड़ा वाला h, ठीक है। अब क्योंकि समगोले को पिघलाकर एक शंकु बनाई गई है, तो इन दोनों का जो आयतन होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहा गया पिघलाकर ये आयतन दोनों बराबर होंगे, आयतन दोनों बराबर होंगे। आयतन बराबर होने का मतलब वॉल्यूम, जो जिसको अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यार ऐसे ही दिख रहा है, किस तरीके से देखो। तो क्या पूछा गया है कि यहां से अगर हम बेलन की लिखे तो क्या मिलेगा, पाई, क्या मिलेगा, पाई r²h, और यहां से अगर हम लिखे तो क्या मिलेगा 1/3 पाई r²h, ठीक, ये मिल गया। अब यहां से देखो यार, सीधी सी बात है, यहां से ये कट गया, ये कट गया, r² से r² कट गया, तो h/h बराबर कितना मिल गया, 1/3। h बराबर h कितना मिल गया, 1/3, यानी पहले जो ऊंचाई थी ये 1 थी, अब जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3 है। पहले ऊंचाई 1 थी, अब जो ऊंचाई है 3 है, तो डेफिनेटली वृद्धि हुई है। सवाल में पूछा भी गया वृद्धि कितनी की हुई है, तो डेफिनेटली वृद्धि हुई है कितने की, तो हम कहेंगे 3 - 1 यानी 2 यूनिट की। तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, तो हम कहेंगे सर जी 2 1 में गुने 100%, यानी सवाल का उत्तर कितना होगा दोस्तों, 200%। सवाल का उत्तर कितना होगा दोस्तों, 200%। अगर आप इसको चाहते तो सूत्र के अनुसार भी बना सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। आपको पता है कि बेलन का सूत्र पाई r² होता है, और वहां पर क्या हो रहा है 1/3 पाई और 1/3 पाई r²। तो आप देखेंगे 3 इधर आएगा, तो सीधे सीधे आप सवालों को अनुपात से भी क्या कर सकते थे, बना सकते थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हैं। बढ़ सकते हैं आगे। बहुत अच्छे से आसान सा क्वेश्चन था। सीधी बात है कि अगर आपको सूत्र पता है तो आप सवाल बड़े आसानी से बना ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीजें क्लियर होते हुए चली जा रही। तो बढ़ सकते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो आइए देखिए क्या कहा गया है, Q is equal to 20% of P। तो चलिए लिख लेते हैं कि जो Q है वो P के 20% के बराबर है। तो P जो है यहाँ से 20/100, ठीक है, यहाँ से काट दिया 1 और यहाँ से काट दिया 5, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, Q/P। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे
Q बटा P की वैल्यू कितनी आ गई, तो हम कहेंगे 1/5 के बराबर है। ठीक है, चलो, यानी Q की वैल्यू 1 और P की वैल्यू कितनी 5। अब दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है, R जो है क्या कहा गया है, पढ़ लेते हैं। R जो है Q के 30% के बराबर है, तो 30 × Q, यानी यहाँ से क्या, तो 0 से 0 कट गया, तो R बटा Q बराबर क्या मिलेगा, 3/10, यानी R की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू 10। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं Q की वैल्यू 1 है और P की वैल्यू कितनी है, 5। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे 10 से गुना कर दें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे एक R भी है, तो PQ हो गया और यहाँ पे R हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया, तो Q बटा P बराबर क्या मिल गया, 10/50। ठीक, तो हम देख रहे हैं Q की वैल्यू 10 हो गई, P की वैल्यू 50 हो गई और R की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, यहाँ से यह निकल चुका है। अब क्या कहा गया है, पढ़ लिया जाए। तो दिए गए विकल्प में R के 30% के बराबर है, दिए गए विकल्प में R के 30% के बराबर है। ठीक है, दिए गए विकल्प में R के 30% के क्या है, बराबर है, तो R का 30% कितना होगा, 3 × 30/100, यानी यहाँ से काट दिया, 0 0 कट गया, यानी 0.9। अब चलो चेक करते हैं, सब में P की वैल्यू ही कही गई है 0.9। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। तो अगर एक यहाँ पे अगर 9 आना चाहिए और यहाँ पर कितना है 50, 16 × 50 करेंगे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 16 × 5 करेंगे तो 8 होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 50 × 8 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 40 9 चाहिए, नहीं हो सकता। अब ये वाला देख ले, 18 × 50 करते हैं तो 90 आता है, यानी ये हो सकता है। तो इंटू 50, तो करके देख लिया जाए, 18/10 × 100 × 50। ठीक, 50 दूनी 2 से कटा 9, यानी उत्तर कितना आ गया, 0.9। ऐसे आप चेक करेंगे, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ 50 × 6 भी करते हैं तो क्या होता, 30 के आसपास, मतलब 3 के मल्टीपल में, गुणनफल में जाता, तो सीधे सीधे आंसर यही दिख रहा था, क्या, 1.8% ऑफ P। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो रही है। बढ़ सकते हैं आगे, यानी यहाँ पे ऑफ का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो देख लीजिए, का होता है मतलब। ठीक है, बड़े आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हो गई हैं किस तरीके से क्या है नहीं है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हमने कुछ नहीं किया, अनुपात निकाल के अनुपातों को बराबर कर दिया, Q:P:या, फिर जो कहा गया था हमने ऑप्शंस के थ्रू क्या किया, बैठा लिया। बहुत ही आसान तरीका है, आप यूपीएसआई के पेपर्स को दे रहे हैं, बहुत ढंग से देखिए। अगर आज आप इन चीजों को देखकर नहीं सीखेंगे तो आप एग्जामों से चूक सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से देखिए। और हमने ज्यादातर वही सवालों को लिया है जो कि थोड़ा आपके लिए क्या लगता है, कठिन लगता है, उनको बनाने का अप्रोच क्या हो सकता है, हम उस अप्रोच पर लेकर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप एग्जामों में इन सवालों को जल्दी जल्दी बनाएं, इसलिए XYZ के चक्कर में ना पड़े। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो आइए, चलिए, क्या कहा गया है, 10,400 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ब्याज पहले भाग पर 5 सालों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त हुई और दूसरे भाग के 9% से हुई, ब्याज बराबर है। देखो, मैं फिर से बता दूं दोस्तों, इस सब क्वेश्चंस बहुत ही लाजवाब क्वेश्चनों में से एक है। और साधारण ब्याज का जो चैप्टर है वो मैंने आपको पार्ट वाइज पढ़ाया है। अगर आपको वहां पर कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज 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 जाकर उन चीजों को देखिए, क्योंकि मैं यानी आपके दीपक सर बस आपसे यही मांगता हूं कि आप जब पेपरों को करें तो आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। इस बार कहीं चूको नहीं बच्चे, कहीं पर भी मत चूको बाबू, कि इस बार एग्जाम निकाल ही लेना है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो देखो, बनाने का तरीका क्या था, शॉर्टकट तरीका सिखा देता हूं। अगर ब्याज बराबर हो, क्या कहा गया है, ब्याज बराबर हो, तो आप मेरे सूत्र के अनुसार बनाएंगे। क्या पूछा गया है, पहला वाला मूलधन अनुपात दूसरा वाला मूलधन, अगर 2 है तो पहला वाला मूलधन बराबर दूसरा वाला मूलधन इक्वल टू क्या लिखोगे, एकदम मेरे सवाल के अनुसार बनाओ, T2 × R2%, T1 × R1%। ठीक, एकदम एक लाइन में सवाल खत्म। अब एक लाइन में सवाल खत्म, तो T2 × R2% का मतलब कितना, 9 × 6 कितना हो गया, 54। अब यहां से क्या, 5 × 10 कितना हो गया, 50। ठीक है, यानी 50 और 54, काटूंगा नहीं क्योंकि देखो 10 ये आराम से कट जाएगा। इन दोनों को जोड़कर कितना है, 10,400। तो 50 + 54 1004। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, हम सीधे सीधे कहेंगे 100। 1 की वैल्यू कितनी, 100 कैसे, 50 + 54 + 50 कितना हुआ, 104। 104 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना, 104 से 104 कट गया 100। तो हमसे क्या मांगा गया है,
तो प्रत्येक भाग का मान ज्ञात करिए। तो ऐसे दिख गया ये कितना हो गया 5400, और ऐसे ही दिख गया ये कितना हो गया 5000। अरे आप मेरे क्लास में हो दोस्तों, और आप जानते हो जब आप मेरे से पढ़ते हो, आप चीज़ों को करते हो, तो हम लोग कितना शॉर्टकट बना सकते हैं। इवन मैंने आपको सबसे अच्छे तरीके से बताया है कि एग्जाम में इतना कोशिश करिए और इस तरीके से टेक्निक सीखिए कि आप इन चीज़ों को मुजवा नहीं कर पाए। तो आंसर कितना होगा डी, आंसर कितना होगा डी, कहीं कोई डाउट नहीं। यानी दो चीज़ों को लेकर हम सीधे सीधे कर सकते थे। सपोज करिए आपको अगर तीन चीज़ों को लेकर एग्जाम में दे दिया गया, तब तो आप कैसे करेंगे वो भी बता दूं। P1 P2 P3 जहां पर ब्याज आपस में बराबर हैं, तो इनको लिखने का तरीका होगा 1/R1 T1 is to 1/R2 T2 is to 1/R3 T3। मैं अभी बेसिक्स पे नहीं जा रहा क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, और अगर आप इस सवाल को बेसिक से बनाएंगे तो कसम से कहता हूं एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत 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 समय नष्ट होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप समय नष्ट करिए। और आज हमने उसी तरह के सवालों को लिया है कि अगर आज आप अंत तक वीडियो को छोड़कर चले गए तो आप हो सकता है इस बार SI या यूपीएसआई के पेपरों से चूक जाएं कि किस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चंस को किया जा सकता है, जो कि हम अपने बेहतरीन शॉर्टकट तरीके से आपके साथ कर रहे हैं। तो चीजों को कहीं दिक्कत नहीं, इसमें तेरा घाटा किसी का कुछ नहीं जाता। और आज आप घाटे में रहना चाहते हैं, सौदा करना चाहते हैं, या फिर इन तरह के सवालों को शॉर्टकट तरीके हमारे तरीके से सीखकर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, सारा का सारा दामोदर आप पर है। तो बने रहिए और अंत तक वीडियो जरूर देखिए। एक से एक सवालों पर हम बात करेंगे और अपने तरीके से बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। हाँ, हो गया, ये देख लिया जाए। चलो तो चलो, यहाँ पे तो AQ दिख गया, यहाँ पर BQ दिख गया, लेकिन नीचे तो AQ BQ नहीं दिख रहा। अरे भैया ये तो फंसा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, चलो चलो बना ही लिया जाए। तो यहाँ से 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.05। मैं आपके लिए ही बस लिख कर करूंगा और कुछ नहीं। मुझे यहाँ से दिख गया 6, यानी यहाँ से दिख गया 6, यहाँ से दिख गया 6, यहाँ से दिख गया 6, यानी इसमें से अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 गुने 6 गुने 6, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 गुने 0.2। इसे भी क्या लिखा जा सकता है 3 गुने 0.2। अच्छा चलो यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर जी आप ऊपर ऊपर लिख रहे हैं। चलो भैया लिख देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुने 0.2 प्लस 3 गुने 0.2 प्लस 3 गुने 0.2। मजा आ रहा है सही में, कसम से कहता हूँ पेपर कराने में बहुत मजा आ रहा है। और जिस तरह के हमने क्वेश्चंस को लिया है प्रीवियस ईयर का, सच कह रहा हूँ, जो आज पेपर पूरा देख भी रहे होंगे और वीडियो पर बने हुए होंगे, वो भी सोच रहे होंगे हाँ सर लेवल लेकर आते हैं, सर वो सवालों को लेकर आते हैं जो हमारे दुखती रक्त पर क्या करता है, मलहम लगा सकता है। बिल्कुल मेरा खामी वही है, और मैं चाहता हूँ कि आप उसी तरीके से सवालों को सीखें और करें। आ जाओ, ठीक, 3 बार हो गया। प्लस अब 15 का मतलब भी हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 0.05 सॉरी, क्योंकि 0.05 होगा, प्लस 3 गुने 0.05 प्लस 3 गुने 0.05। ठीक, तो यहाँ से 0 गुने 0.2 गुने 0.2 प्लस 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 0.05 गुने, देखकर भी आंसर किया जा सकता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन भैया हम देखकर करें वो तो ठीक है, लेकिन आपको तो सीखना भी है ना। तो यहाँ पर कितना है 3 3 3, ठीक है, यानी 3 3 3। यहाँ पे गुना में था, हमने गलती लिखा है, यहाँ गुना होगा, यहाँ गुना होगा, ठीक है, यहाँ गुना होगा, यहाँ गुना होगा, चलो गुना कर दिया, ठीक है। 3 3 3 यानी 27 इधर से और 27 इधर से, यानी पूरे में अगर हम 27 कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो हमारे पास क्या बचता है 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2, ठीक है, प्लस इसमें से भी 3 3 3 चला गया, 3 3 27 बाहर, यानी 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। चलिए लिख दिया, यहाँ से ये भी हो गया, यानी 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 यहाँ से ये खलास कट गया, यानी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/27। अब इस पर भी इसका पेट नहीं भरा, देखो ऐसा चीज दे दिया गया। अब 1/27 का निकालो क्या होगा, तो 27 से भाग दो भैया, 1 को पॉइंट दिया, 0 नहीं कटा, फिर 0 ले लिया, 3 बार में 91,
3 बार में 91, तो बाकी आगे बनाने का दरकार ही नहीं है, यानी 0.3 आ रहा है, तो हम आगे क्यों करने जाए, हमको तो ऐसे ही दिख रहा है आंसर हमारा 0.03 और कहीं पर 0.3 है ही नहीं, तो सीधे मार देंगे 0.037 जो भी है, हमें क्या लगभग मान बोला है, मान बता देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.03, तो यहाँ पर भी 0.03 है, मार दीजिए आंसर। क्या बात है, वाह 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 वाह, तेरा क्या कहना है ना। यानी पेपर करने में बड़ा मजा आ रहा है, चीजों को सीख पा रहे हैं आप किस तरीके से क्या है, और समझ पा रहे हैं कि हाँ यूपीएसआई का पेपर है, और आप सर यानी मैं आपका दीपक सर यही चाहता हूं कि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करें। अरे आसान क्वेश्चन का तो सब धज्जियां उड़ा सकता है, आपकी दुखती रथ है क्या, आपकी दुखती रथ है वो क्वेश्चन जिनको आप सोच नहीं पाते लॉजिकली कैसे होगा, उसको कराना हमारा काम है, ठीक है। अब वो बउआ वाला क्वेश्चन लेकर बउआ बना दिया, अरे सर जी से मजा तब है ना जब थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चंस को बनाया जाए, और आप जिस भी एग्जामों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये सब क्वेश्चंस हर जगह पे है, चाहे यूपीएसआई की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसके अलावा और भी जो एग्जाम देने वाले रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी है, एमटीएस है, ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, मजा आएगा, मजा मतलब बवंडा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। क्या बोला गया है कि एक लड़की जो है सेम डिस्टेंस कवर करती है 55 मिनट में, इतना के जिससे, तो बताइए फाइंड द टोटल डिस्टेंस। आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं, डिस्टेंस को डी मान लेते हैं बटा 5, फिर डिस्टेंस को डी मान लेते हैं बटा 10, प्लस डिस्टेंस को डी मान लेते हैं बटा 15। यही कहा गया है ना कि एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति रफ्तार से कुल 55 मिनट में दूरी तय करती है। दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय बटा 55 बटा 60। सवाल का आंसर ऐसे ही दिख रहा है, यानी यहां से लिया तो कितना होगा 30 हो गया, तो यहां पर कितना मिलेगा 6d प्लस 3d प्लस 2d इज इक्वल टू 55 बटा 60। उड़ाइए भैया उड़ाइए 2 बार में, और यहां से उड़ाइए 11d बराबर 55 बटा 2, यानी यहां से उड़ा दीजिए 5 बार में, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 किलोमीटर, यानी हमारे सवाल का उत्तर कहीं नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, हमने कहाँ गलती की है, 2.5 आना चाहिए, सही तो है 1.5 है, तो भैया कहीं ना कहीं टाइपिंग वाले ने गलती की है, तो हमारा आंसर 2.5 ही होगा, तो इसी को बना देते हैं 2.5। टाइपिंग वाला बहुत मिस्टेक कर रहा है ना, कितना होगा 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर, कहीं गलती नहीं। d बटा 5 इतना 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 इक्वल टू कितना आएगा 55 बटा 2, और यहाँ 11 से काट दिया 5, यानी 2.5 किलोमीटर होगा। देख लो समझ लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ किस तरीके से क्या है नहीं है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़ लिया जाए अगला क्वेश्चन, देखा जाए क्या कहा गया। कहा गया कि एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट में समान दूरियां तय करती हैं, यानी अलग अलग दूरियां तय करती है। तो ऐसा समझ लीजिए, ये ले लेते हैं, ये मान लेते हैं x किलोमीटर, या d मान लेते हैं, सबसे बढ़िया दूरी को मान लेते हैं d, ये भी मान लेते हैं d किलोमीटर, और ये भी मान लेते हैं d किलोमीटर, ठीक है भैया। ये तय कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये तय कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये तय कर रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्या बात है सर, क्या बात है, एकदम रफ्तार बढ़ा ही दिए हैं आप एकदम रफ्तार के साथ। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा d बटे 5, d बटा 10, d बटा 15 बराबर 55 मिनट, मिनट है बच्चा, मिनट है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो बटे क्या होगा 60, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ से क्या, तो क्या मिला 30, यानी यहाँ से क्या आएगा 6d प्लस यहाँ से क्या होगा 3d प्लस यहाँ से क्या होगा 2d इज इक्वल टू 55 बटा 60। तो उड़ा दीजिए, उड़ गया ये 2 बार में, यानी यहाँ से क्या, तो 11d इज इक्वल टू 55 बटा 2, यानी यहाँ से उड़ा दो कितने बार में 5 बार में, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 किलोमीटर। अब बच्चा ये देखिएगा 2.5 किलोमीटर आंसर। अरे भैया ये d1 की वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू 2.5, यहाँ पे वैल्यू 2.5 और यहाँ पे वैल्यू 2.5, 3 बार है 2.5 2.5 2.5, यानी यहाँ से क्या, तो कितना मिला 7.5, यानी आंसर क्या होगा 7.5 किलोमीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बड़े आसानी से क्लियर हो रही है, हाँ या ना, ठीक। यानी बड़ा मजा आ रहा है सर सवाल करने में, बिल्कुल मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आ रहा है, सच बताता हूं। पेपर कराने में जितना मजा ना उतना चैप्टर पढ़ाने में नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर में एक से एक क्वेश्चन होते हैं, और यहां पर क्या,
यहाँ पर अपने जज्बे को, अपने उत्साह को दिखाने का एक मौका मिलता है कि हाँ, मेरे जब बच्चे इस तरीके से पेपर करके आएंगे तो उनका सिलेक्शन तो होना ही होना है। दोस्तों सब कुछ करूंगा आपके लिए, बस आप मन लगा के पढ़िए। आप देख ही रहे हैं हर तरह का पेपर आपके लिए कराया जा रहा है, कहीं किसी को नाराज होने का मौका ही नहीं दे रहा कि सर हम तो एसएससी यूनिट ड्राफ्ट भी पेपर नहीं करा, रेलवे दे रहे हैं, हम नहीं कर, सब करवा रहा हूँ। साथ में एसएससी एमटीएस के भी पेपर्स को करवाऊंगा, कहीं कुछ नहीं छोड़ूंगा। और बैंकिंग के भी पेपर्स को कराऊंगा कि बैंकिंग में किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी को लेके चले, और क्लर्क जो बच्चे दे रहे हैं वो भी एग्जाम को क्या कर पाए, क्लियर कर पाए। हर तरीके से दीपक सर आपके साथ चलेंगे दोस्तों, बस आप मेरे साथ चलिए, है ना। क्योंकि वो कहा सुना ही है ना, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। उसी तरीके से मैं आपके साथ साया बनकर चलना चाहता हूं दोस्तों। अब आप मेरे साथ चलिए, देखा जाए अगले क्वेश्चंस में क्या है। कहा गया है मुकेश क्या करते हैं, एक व्यवसाय जो कि उत्पादन ए और बी में, जहां पे ए में क्या है 40% लोहा है और 60% जस्ता है, बी में क्या है 35% लोहा, 40% ये, 25% ये है। यदि उत्पादन ए और बी, यहाँ पर ए और बी होना चाहिए, में इतना है, एक अनुपात में मिलाया गया, तो चलो भैया ले लो पहले ए और बी, कोई दिक्कत नहीं सर, क्या बात करते हैं। ये ले लिया 100, ये ले लिया 400, कुल मिलाकर हो गया 500। आओ अब कहा गया है कि इसमें ए में हमारे पास क्या है, आयरन, हमारे पास क्या है, आयरन और जिंक है, ठीक है। यानी लोहा और जस्ता है कितना, ये है 40% और ये है कितना रे 60%, यानी सर जी 40 यूनिट और ये सर जी 60 यूनिट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत बड़ा, बहुत मजा। और यहाँ से अगर हम देख ले तो यहाँ पर है आयरन, ठीक, यहाँ पर है जिंक और यहाँ पे है ब्रोंज, ठीक है। यानी क्या क्या, लोहा जस्ता कांस, यानी यहाँ पे कितना परसेंट है 35%, यानी 0 से 0 गया, 35 चौके कितना होगा 140। चलिए यहाँ से निकल गया 40 इंटू यानी कितना होगा 160, ठीक। और यहाँ से कितना परसेंट था, 40% था, और यहाँ पे कितना होगा 25% यानी 100, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया देख लिया जाए। चलो ये हो गया। अब कहा गया है कि प्रोडक्ट ए और बी को मिला दिया जाता है, तो पूछा गया है परसेंटेज किसका, लोहे का। तो लोहा कितना है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, तो मार दिया जाए हथौड़ा, यहाँ से 40 और यहाँ से 40 और यहाँ से 140, यानी लोहा कुल कितना हो गया 180, कितने में 500 में। क्यों, क्योंकि कुल दोनों को जब हम मिश्रण को मिला देंगे तो कुल मिश्रण की मात्रा कितनी होगी 500 यूनिट इंटू कितना परसेंट, 100%। यानी यहाँ से सॉल्व किया तो कितना मिलेगा, चलो बना लिया जाए, ये कट गया, यानी आंसर कितना 36%। 36% अगर एक का आ गया है तो बाकी का भी काम हो जाएगा। किसी में है 36 36 36 तो बाकी तो बनाने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही दिख गया 36% लोहे का। फिर भी आपके लिए बना लिया जाए, क्या है, जस्ता, जस्ता यानी जिंक, जिंक 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 कितना है, यहाँ पे सर जी 60, यहाँ पे 160 यानी 220, 220 बटे 500 गुने 100%। ये हम अपने लिए सीख रहे हैं, एग्जामों के लिए नहीं। यहाँ से अगर हम काट दे तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 44%। हाउ मच, 44%। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आ रहा है। आप तो झट से आंसर मार देते 36 देखकर ही, हमको अलग से करने का दरकार ही क्या था। लेकिन क्योंकि हमें सीखना है, पेपर करने का मतलब खाली आंसर निकालने से मतलब नहीं है, मतलब है तरीका, मतलब है सीखने का समय, मतलब है स्पीड बढ़ाना, मतलब है एक्यूरेसी बढ़ाना, सब कुछ, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकते हैं आगे। देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है, आइए। क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल अमाउंट, यानी बताइए कुल क्या मिश्र धन क्या होगी ऑफ 6 मंथ ऑफ प्रिंसिपल एट द रेट 12% पर एनम क्वार्टरली। क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहला त्रैमासिक कहा गया है, तो हमको पता है त्रैमासिक में जो भी ब्याज की दर होती है वह 4 से भाग होती है। क्यों 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 भाग होती है, इसलिए भाग होती है क्योंकि एक वर्ष में त्रैमासिक कितने बार आता है, 3 महीना 4 बार, यानी यहाँ से काट दिया कितना परसेंट हो गया 3%। अब क्या रहा सवाल में यार, तो अब सीधे सीधे सवाल बना लेते। हमसे क्या पूछा गया, मिश्र धन यानी अमाउंट, चलो निकाल लेते हैं। यानी हमारे पास क्या है, मिश्र धन पूछा गया है 10,000 रुपए है, ठीक। त्रैमासिक 6 महीने, 6 महीने का मतलब 3 महीना 3 महीना यानी 2 बार, ठीक है। तो 103 बटे 100,
गुने 103/100। क्या बात है गुरुजी, 0 0 0 0 0 0 0 0 कट गया। अब 103 गुने 103, शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, नहीं आता है सीखना होगा, नहीं सीखोगे काम नहीं बनेगा। और शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन का भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, चिंता मत करिए। 3 त्रिके 9 यानी 09 और यहाँ पे 3 जोड़ दिया 106, यानी आंसर कितना हो गया 10609, यानी मार दीजिए ऑप्शन नंबर कितना ए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है बनाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सूत्र, अगर सूत्र याद नहीं है तो बाबू काम कैसे चलेगा, बिना सूत्र के भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है, मैं हर तरीके से सिखा देता हूँ। यानी सूत्रों के अनुसार बनाया तो क्या मिला, मूलधन गुने 1 प्लस ब्याज की दर बटा 100 होल टू द पावर टी, हमने इसी पर बैठा दिया। ठीक, अब कोई बच्चा कह रहा है सर जी हम सूत्र पर नहीं बनाएंगे, मत बनाओ यार, तो आ जाओ, तब हम टेबल फॉर्म में बना लेते हैं, टेबल से भी बना लेते हैं, हम निकाल लेते हैं सीआई कितना होगा, कॉलेज का फर्स्ट ईयर, कॉलेज का सेकंड ईयर, अब यहीं से निकाल लेते हैं। तो कितना 3%, यहाँ पर भी 3% आइए, यानी कितना महीना कहा गया था, 3 महीना कहा गया था, तो यहाँ पर कितना होगा 10,000 का 3% करेंगे तो 300, यहाँ पर भी 300 और 300 का 3% करेंगे तो कितना मिलेगा गुरुजी 6, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया 609। 10,000 रुपया लगाया था और ये 609 रुपया अतिरिक्त पा रहे हो किसके धन में, चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे, तो 10,000 प्लस 609 करोगे तो कितना होगा 10,609। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बिल्कुल ठीक। सर जी कितना बोल जाते हैं के साथ, अरे तुम्हारे लिए बोल रहे हैं यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ाया जाए आगे, देखिए अगले क्वेश्चंस में क्या है, बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चंस को कराने में, आ जाओ। लो भैया फिर से फंसा दिया, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा है और कह रहा है बताइए आंसर क्या होगा, मजे है पेपर में, चलो बना लिया जाए। कहा गया है एलिस, बॉब और चार्ली एक व्यवसाय में संघर्ष एक साथ काम करते हैं 1 वर्ष के दौरान, यानी 1 वर्ष में जो लाभ है वो कितने कितने के बराबर है। एलिस को ये पूरे लाभ का 1/3, बॉबी को पूरे लाभ का 1/4, हम कुछ नहीं देखेंगे, हम दिखा है 1/3 1/4, सीधे सीधे क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन पे, सर जी लॉस लेंगे किसका 3 और 4 का 12, अब बांट देते हैं 3 और 4 का 12, तो एलिस यानी ए, बॉब मतलब बी, सी मतलब चार्ली। अब कहा गया है कि 1 वर्ष के दौरान एलिस को 1/3, 1/3 कितने का बच्चा 12 का, यानी इसको कितना यूनिट 4 यूनिट। ठीक है, फिर क्या कहा गया बॉब को 1/4 कितने का 12 का, यानी इसको 3 यूनिट। अरे भैया इसको 3 तो इसको 5, यानी ये लाभ, यानी लाभ की यूनिट कितनी होगी, कोई एक्स नहीं, एक्स को घर छोड़ दो, अब एक्स को भूलना होगा, नहीं भूलोगे तो यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा, समझ लो सीधी सी बात है। ठीक, यानी कितना 5 यूनिट बराबर कितना 5000, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 5000 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1000, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 तो क्या मांगा है, क्या मांगा है, तो एलिज का लाभ क्या होगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 4000। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 4000। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आ रहा है सवालों को करने में, बढ़ सकते हैं आगे। आहा आहा क्या सवाल है, बढ़ा जाए आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, आइए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चंस में अब थोड़ा संभल कर पढ़ा जाए इस क्वेश्चंस को, आइए। क्या कहा गया, ठीक है 425 लीटर के एक कंटेनर, यानी कैपेसिटी बता दी गई है 425 लीटर एक कंटेनर की, जो कि 2 पाइप के जरिए रसायनों से भरा जाता है। ठीक है, पहली पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खोले जाते हैं, ये याद रखिएगा, पहली पाइप को जो है दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खोले जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, खोले जाते हैं। अगर पहला पाइप उतनी ही देर खुले जितना दूसरा पाइप खुला है, और दूसरा पाइप उतनी ही देर खुले तब तक के लिए खुला रहा जब तक कि पहला पाइप, ये 2 बार लिखने का क्या दरकार था यार, झूठ का तुम लोगों का सवाल बढ़ा दिया। हम यहाँ से नहीं समझ जाते, पहली पाइप उतनी देर तक खुले जितनी देर तक दूसरी पाइप खुली थी, तो फिर ये लाइन का क्या देना है, दूसरी पाइप उतना, हम तो समझ गए हैं, हम तो समझ चुके हैं कि वही कहने का मतलब कि दोनों बराबर बराबर चल रहा है, सीधी सी बात है। तो पहला पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा, दूसरे पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा क्या दी है, हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट था, ये झूठ का फंसाने का लाइन, इस लाइन का कोई लेना देना नहीं था, ये तुमको खाली सवाल बढ़ाने के लिए था। यानी 2 पाइप है, पाइप ए और पाइप बी। तो अब क्षमता की बात करें, अब क्षमता की बात कर लें, तो क्षमता में इस तरीके से कहा गया है कि क्षमता में इस तरह से कहा गया है कि अगर कितना जितना देर में चल रहा है, ये दूसरे पाइप की आधा भर रही है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 भरता होगा, अगर
जो दूसरी पाइप 2 यूनिट भरेगा, क्योंकि कहा गया है दूसरे पाइप द्वारा भरे गए मात्रा की आधी, दूसरी पाइप अगर 2 यूनिट भरेगा तो पहला पाइप कितना भरेगा 1 यूनिट। ठीक है, अब कहा गया अगर दोनों पाइप को एक साथ खोले गए तो टंकी 17 घंटे में भर जाती है। अब यहाँ से एक बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टंकी अगर दोनों पाइप एक साथ खोले गए तो टंकी कितने देर में भर जाती है, 17 घंटे में भर जाती है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 1 घंटे में A प्लस बी कितना भरते होंगे। तो दोनों पाइप 1 घंटे में कितना भरते होंगे, तो हमारे पास कितना है बटे 17, ठीक, यानी लीटर करके अगर हम निकाल ले तो 17 दूना 34 और 17 25, यानी प्रति घंटे 25 लीटर करके पानी भरते होंगे। और 25 घंटे प्रति लीटर अगर 25 घंटे करके पानी भरते होंगे तो इसका मतलब यह है 25 लीटर करके पानी A और B मिलकर भरते होंगे। तो अब यहाँ से A और B की कितनी है क्षमता 3, तो इसका मतलब यह है कि A और B मिलकर प्रति घंटे कितना पानी भर रहे हैं, तो हम कहेंगे 25 लीटर पानी भर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 25 लीटर ये तीनों में बटेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर 25 लीटर, दोनों मिलकर भर रहे हैं। तो A की वैल्यू कितनी होगी 25/3 और B की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 50/3। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर है। A की वैल्यू कितनी होगी 25/3 और B की वैल्यू कितनी होगी 50/3। कैसे आया, 3 बराबर 25 लीटर दोनों मिलकर भर रहे थे, तो 1 बराबर कितना 25/3 50/3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे सवाल में, देखते हैं क्या कहा गया। चलो यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक। आ जाओ, अब सवाल में कहा गया है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया था। आज मैं से मान लेते हैं दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया था A प्लस B, ठीक, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया था और पाइप A 5 घंटे अधिक चली। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे B को बंद कर दिया गया, तो इसका मतलब A चली होगी कितने घंटे 5 घंटे, और A अगर 5 घंटे चली होगी तो बेचारी मुंह लटकाए तो खड़ी नहीं रही होगी। तो 1 घंटे में 25/3 घटती है, तो 5 घंटे में कितना बढ़ेगा 25/3 गुने 5, यानी क्या होगा 125/3। तो इसका मतलब अतिरिक्त A और B कितना चले हैं 425 था ना, 425 माइनस 125/3 कितना आएगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ से किया तो कितना मिला 1275 माइनस 125/3, यानी यहाँ से किया तो क्या मिलेगा 0.5 1/3, यानी कितना 1150/3 लीटर A और B मिलकर भरे। और हमको पता है A और B मिलकर भरते हैं कितना प्रति घंटा, कितना लीटर भरते हैं 25 लीटर। तो समय कितना लगा होगा, तो समय कितना लगा होगा, तो हम कहेंगे 1150/3 गुने 25, 1150/3 गुने 25, यानी 25 से अगर हम काट दे तो 25 चौके कितना 100, बचा कितना 150, 25 छक्के, यानी हमको कितना घंटा लगा है 46/3 घंटे। और 46/3 घंटे का मतलब 15 से ही 1/3 घंटे। हमारे सवाल में आंसर क्या दिया हुआ है 15 से ही 1/3 घंटे। तो क्या पूछा गया है लगभग मान, तो लगभग मान में क्या आएगा B। मस्त 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 सवाल, मस्त 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 सवाल। आज तक खाली क्षमता निकाल रहे थे, कभी लीटर की तरह से नहीं किया था। क्या सवाल दिया है, सही में एकदम यूपीएसआई का लेवल का सवाल है, एकदम यूपीएसआई के लेवल का सवाल है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, समझ लो। इसकी क्षमता 2 तो इसकी 1। हमको पता है कि 17 घंटे में दोनों जब साथ चलते हैं तो 425 भर सकते हैं, तो 1 घंटा में कितना भरेंगे 25 लीटर। तो 3 यूनिट की वैल्यू 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25/3 50/3। हमने A और B को साथ चला दिया और कहा गया A 5 घंटा ज्यादा चला, B को बंद कर दिया, और A को 5 घंटा ज्यादा चला दिया। 5 घंटा में कितना बड़ा होगा 125/3। तो जो बाकी बचे हैं वो A और B भरे होंगे, और A और B प्रति घंटा कितना बढ़ते हैं 25 लीटर। तो कितना समय लगा होगा, तो हमारा आंसर होगा कितना 15 से 1/3, यानी आंसर कितना हो गया 15 घंटे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए चलिए क्या कहा गया देख लीजिए। कहा गया है कि P स्टेशन P से दूरी को तय करने में जो वागी एक्सप्रेस से वर्धमान एक्सप्रेस से 40 मिनट कम समय लेती है, ठीक है। इन स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वागी एक्सप्रेस की औसत गति, यानी यहाँ पे हमसे बता दिया है वागी एक्सप्रेस, ठीक, और यहाँ पे हमसे बता दिया गया है वर्धमान एक्सप्रेस, ठीक है भैया। वागी एक्सप्रेस कितनी है स्पीड 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 80, और यहाँ पर इसका वर्धमान का कितना है, वर्धमान का कितना है, वर्धमान का है 30,
यानी 0 से 0 कट गया, यानी स्पीड कितनी आ गई अनुपात 8:3, यानी समय टाइम बराबर कितना आएगा 3:8। चलो क्या बात है। अब कहा गया 40 मिनट का ज्यादा समय लेता है तो 5 यूनिट की वैल्यू 40। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 40 है तो बबुआ हमको ये बताओ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर जी 8 मिनट, और 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट, तो इसका मतलब ये है वाघ एक्सप्रेस उस जगह पे पहुंचने में कितना मिनट का समय लेती है 24। तो हमसे दूरी पूछा गया है, समय निकल चुका है, तो दूरी बराबर क्या होगा वाघ एक्सप्रेस का समय चाल गुने समय 24/60। 24/60। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं तो कर ही लेते हैं ना 10। ठीक है, यहां से कट गया, कितने से काटा, छोड़ो यार, यहां से काट लो ना, 4 बार में और यार 3 बार में, और 3 से बढ़ा दो 8 बार में, यानी आंसर कितना होगा 32 किलोमीटर। क्या मैं भी कर रहा था, लो कितना आंसर हो गया 32 किलोमीटर। 32 कहीं है ही नहीं, मेरे ख्याल से ऑप्शन में 32 ही होगा, या 35 नहीं होना चाहिए, 32। आप चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे, 8 बाबा 64 इंटू वहां से भी कर सकते थे, 30 वही आता। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर है। तो मैंने क्या किया, वाघ एक्सप्रेस का समय निकाल लिया कि पहुंचने में कितना समय लगता है, और 4 गुने समय कर दिया तो कितना हो गया 32। लेकिन यहाँ आंसर ऑप्शंस में नहीं है, हमारा आंसर सही है, हम जानते हैं। हो सकता है ऑप्शंस गलत दिया हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर बिना समय गवाए। आप एक चीज देख रहे हैं, समय और दूरी और समय और कार्य के सवाल कितने ज्यादा दिए गए हैं। देखो कौन से शिफ्ट का पेपर लिया गया है, 3rd शिफ्ट का। मजा आ रहा है पेपर करने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, आइए। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, 2500 लोगों को जिन्हें फिल्म देखने जाना। हाँ भैया, पिक्चर देखना तो बनता है, भले एग्जाम निकले ना निकले। हाँ भाई सर, अगर एग्जाम निकल गया, सरकारी नौकरी के परिवार के साथ पिक्चर देखने नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाओगे, क्यों नहीं देखोगे। इंटरटेनमेंट होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना इंटरटेनमेंट के क्या होगे, बोरियत फील होगी, फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। हाँ सब चीज कीजिए, लेकिन एक नियंत्रित समय के साथ और एक नियंत्रित चीजों को लेकर, क्योंकि जब तक नौकरी ना निकले हर एक चीज हराम है। ठीक है, अब क्या कहा गया, 2500 लोगों ने जिन्होंने फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदी। क्या बात है। अब कहा गया जो लोग 25 साल से अधिक उम्र के हैं, तो जो 25 साल से अधिक उम्र के हैं सर जी नौजवान हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, जो 25 साल से अधिक उम्र के हैं इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, जिन्होंने 75 रुपए का टिकट खरीदा, क्या बात का भुगतान किया, और जो इनकी उम्र 25 वर्ष से कम है सर जी इसको मान लेते हैं बी। जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम इसको मान लेते हैं बी, उन्होंने 25 रुपए का टिकट खरीदा। ठीक है, यदि कुल संग्रह इतना हुआ है तो सबसे पहली बात, यार मैंने कहा था ना, एक बाप के 3 बेटे, जो कि मैंने एलिगेशंस में पढ़ाया है। पहला पार्ट दिया है, दूसरा पार्ट दिया, कुल बोल दिया, और अगर कुल इतना बता दिया है तो अगर हम यहां से निकाल ले कुल बोल दिया गया है तो औसत खर्च कितना होगा, औसत खर्च कितना होगा, तो हम कहेंगे 150,300 बटे कितने लोग थे 2500। चलो करते हैं, 0 0 0 0 कट गया, यहाँ से किया जाए कितना मिलेगा 25/1503। मैं आपके लिए कर रहा, मत कहना कि सर जी कैसे हो रहा है। ठीक, 6 150 गया, 3 0 यहाँ 1 0 1 कम 25 कितना 50 दुक्कम 50, यानी औसत खर्च कितना है 60.12। सवाल खत्म, ए बी, सवाल खत्म, ए और बी। यहां पर कितना 75, यहां पे कितना 25, और यहां पर कितना 60.12। आ जाओ कर ही लिया जाए। 75 में से अगर 60 जाता तो 15 आता, लेकिन इसमें और 12 चला गया तो कितना आएगा 14.88। क्या बात है गुरुजी, मस्त बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं तुम मस्त कैलेंडर होके पढ़ो। 60 में से 25 जाता 35 और 12 जुड़ गया, यानी 35.12। ठीक है, हो गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब इन दोनों को देखकर 35 + 14 49, और यहाँ 50 हो ही गया, मेरा काम हो गया, मेरे को जो करना था कर लिया मैंने, यानी 2500। ठीक, 2500, यानी यहाँ पर देखो 35.12 मैं नहीं काटूंगा, 14.88, दोनों को जोड़कर 50 हो रहा है। 50 बराबर 2500, तो 1 बराबर कितना 2500 बटे 50। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया है, उन लोगों की संख्या जिनकी आयु 25 से अधिक है। तो चलो भैया 25 से अधिक है निकाल लेते हैं। 10 12
देखो 35.12 था तो हमने क्या लिखा 3512 बटे 100 गुने 50 कट गया, 2 से उड़ा दे 17 5 6 तो आंसर कितना हो गया 1756। क्या बात है सर, क्या बात है, मजे में सवाल बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मजे में बन रहा है। देखो क्या तरीका है, कहां एक्स कहां वाई के चक्कर में पड़े हो मेरे भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, एलिगेशन लगा देते काम खत्म हो जाते। एक्स के चक्कर में मैंने पढ़ाया भी है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट भी कराया ना। अगर विचारों में हो एक्स का साथ तो कहीं छोड़ना ना पड़ जाए सरकारी नौकरी का हाथ, ठीक है। एकदम एक्स लेकर नहीं बनाइएगा, ये सब सवाल का बेहतरीन तरीका है बाय टेकिंग एलिगेशन, एलिगेशंस को लेकर बनाना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, काफी समय जा रहा है। आइए फिर से एलिगेशंस आ गया। लो 3 रुपया 60 पैसे प्रति किलो की कीमत से, ठीक है, कितने किलोग्राम गेहूं को, ठीक है, 8 किलोग्राम गेहूं के साथ 4 रुपया 20 पैसे में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्या है भैया, मिश्रण का क्या है, विक्रय मूल्य है। मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना है, तो मिश्रण का विक्रय मूल्य है 4 रुपया 40 पैसा। तो चलो भैया पहले मिश्रण का क्या निकाल ले, क्रय मूल्य निकाल ही ले आ जाए। कितना होगा क्रय मूल्य कितना होगा, तो हम कहेंगे 4 रुपया 40 पैसा गुने 100 बटे गुरुजी 110। क्या बात है, यहाँ से 10 हटाओ 100, यहाँ 100 से 100 कैंसिल, ये उड़ा दो 4 बार में। क्या बात है, मिश्रण का दाम कितना निकल गया 4, सवाल खत्म। एलिगेशंस तो है सीधी सी बात। तो पहले का दाम कितना था 3.6, 60 नहीं लिखेंगे छोड़ दो। दूसरे का दाम कितना है 4.2 और ओवरऑल कितना आया 4। चलो भैया सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा 0.2 और यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा 0.4 हो गया, यानी अनुपात कितने के बराबर हो गया 1:2। क्या बात है। तो हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया 30 रुपए के किलो की कीमत वाले कितने किलोग्राम 8, तो 1 बराबर कितना आ रहा है प्रभु, 2 बराबर आ रहा है 8 kg। एक आ गया है ना, हाउ किलोग्राम ऑफ द इतना शुड बी मिक्स्ड विद 8 kg wheat ऑफ कॉस्टिंग रुपीज इतना, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8, तो 2 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू कितना kg होगा, तो हम कहेंगे सर जी 4 kg होगा। हम कहेंगे सर जी कितना kg होगा 4 kg, ठीक है। बढ़ सकते हैं आगे। आप थक तो नहीं रहे, आज अगर थक गए तो बेटा एग्जाम नहीं निकलेगा। थकना मना है। याद करिए स्वामी विवेकानंद की वो बात, उनके तो काफी सारे उपदेश हैं जो हमें ग्रहण करने के और सीखने के लायक है, लेकिन वो उपदेश शायद आपके लिए काम करेगा जो कि आप अभी अपनी ले रहे हैं कि सर इतना लंबा वीडियो, अरे मैं तो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, 10 मिनट का भी बना दूंगा तो 4 क्वेश्चन होगा, मेरा क्या जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा सिखा पाऊं। क्या था उनकी उपदेश, उठ दौड़ भाग और तब तक भाग जब तक कि तुझे अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। अरे गुरुजी मंजिल बहुत दूर है, अभी हम थोड़ा सोते रहो, नहीं मिलेगा नौकरी, जो पढ़ेगा उसको मिलेगा। तो चलो भैया यहीं तक रहने देंगे, बस एक और क्वेश्चंस करेंगे, बस एक और। तुम थक चुके, हम जान चुके हैं, क्योंकि उतना तुम ले नहीं पाओगे अभी। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बगल वाले पड़ोसी के यहाँ भी जाना है, तो बस आखिरी क्वेश्चंस लेते हैं। आ जाओ। वाह, ठीक है, खत्म हो गया तो कोई बात नहीं। चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हैं। तो बस आज हम यहीं पर क्लियर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को बहुत ही लाइक किया होगा, और मैं चाहता हूं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उन बच्चों को भी, उन दोस्तों को भी ज़रूर दीजिए जो इधर उधर की चीज़ों पे भटक रहे हैं, जिनको सही जगह और सही चीज़ें नहीं मिल रही। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी वो सही जगह और वो सही चीज़ें दीजिए, जिससे कि वो भी अपने एग्ज़ाम को निकाल सके। क्योंकि दोस्तों हर एक लोग अपने माँ बाप के आकांक्षाओं पर खड़े उतरे, बस हमारा यही काम है। आपके दीपक सर आपके साथ हमेशा ही जुड़े हुए हैं, और जैसा कि मैं कहता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक, कमेंट्स तो मुझे चाहिए, कमेंट देना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।